भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले युद्ध के बाद हमारे देश में कई नेताओं ने सेना के शौर्य की तारीफ करने के बजाय नुकसान की जानकारी मांगी थी। बार बार कह रहे थे हमारा विमान गिरा है, जल्दी बताओ। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो युद्ध की स्थिति में खुद की सेना को हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए इतना आतुर दिखे। इस तरह की जानकारियों से दुश्मन देश को लाभ मिलता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि भारत के कई विपक्षी नेता यह जानना चाहते थे कि युद्ध में कितने राफेल मार गिराए गए। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भारत सरकार से पूछा था कि इस युद्ध में भारतीय सेना ने कितने फाइटर जेट्स गंवाए। देश के विपक्षी नेताओं के सवाल और पाकिस्तान के सवालों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही चीन को लेकर सामने आ रहे थे। चीन दरअसल एक प्रोपेगेंडा चला रहा था और वही प्रोपेगेंडा बार बार पाकिस्तान की भी तरफ से और एक बहुत बड़े तबके की तरफ से देश में भी सामने रखा जा रहा था। राफेल के खिलाफ चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और यह खुलासा राफेल के देश फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने किया है। उसके मुताबिक भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन ने एक बड़ी साजिश के तौर पर राफेल के खिलाफ दुनिया भर में अफवाह फैलाई। चीन को इसमें महारत हासिल है। वो विश्व भर में अपने पेरोल पर कई लोगों को रखता है सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। अब फ्रांस की खुफिया एजेंसी के अनुसार चीन को पता था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए राफेल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए उसने युद्ध को हथियार बनाकर राफेल क्रैश होने की अफवाह फैलाई। चीन ने राफेल के दुष्प्रचार के लिए अपने दूतावासों को काम पर लगा दिया। दूतावासों के मौजूद रक्षा सलाहकारों ने राफेल को बदनाम करने के लिए ऐसे देशों में फेक फर्जी कैंपेन चलाया, झूठ बोला। इस जो राफेल खरीदने का मन बना रहे थे, ऐसे देशों को वो हतोत्साहित करना चाहता था। चीन ने पाकिस्तान से राफेल मार गिराने के झूठे दावे करने के लिए कहा था और इसीलिए पाकिस्तान ने 5 राफेल मार गिराने का झूठ बोला था। चीन ने राफेल को बदनाम करने की एक खास टूल किट तैयार की थी, जिसके तहत उसने सोशल मीडिया पर राफेल क्रैश को लेकर फेक जानकारी, फर्जी न्यूज, फेक तस्वीरें वायरल की। इसके अलावा चीन ने एआई वीडियो और तस्वीरों के जरिए युद्ध में राफेल को नाकाम होते हुए दिखाया। उसने वीडियो गेम की तस्वीरों को युद्ध की तस्वीरें बताकर वायरल किया। चीन ने 1000 से ज्यादा फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, न्यूज वेबसाइट्स, दुनिया के प्रभावशाली लोगों से राफेल पर झूठ बुलवाया। इन फेक अकाउंट से चाइनीज टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर बताकर प्रचारित भी किया गया। अब देखिए, चीन की ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश सामने आ रही है। फ्रांस की कंपनी दसॉ का फाइटर जेट राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला हो या फिर आतंकियों के हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स पर किए गए धमाके, राफेल का इस्तेमाल दोनों ऑपरेशंस में हुआ था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि युद्ध में कितने राफेल गिरे। सोशल मीडिया के जरिए, फेक तस्वीरों के जरिए, फेक तस्वीरों को वायरल करके लोगों के दिमाग में ये बात भरी गई कि भारत को बहुत नुकसान हुआ है, राफेल गिरा है, और फेक तस्वीरें ऐसी जिनमें राफेल का मलबा भी दिखाने लगे थे। सब झूठी तस्वीरें थी, लेकिन ये बहुत तेजी से वायरल किया गया था। और तो और हमारे देश की कुछ न्यूज वेबसाइट्स, राजनेता और जो छद्म बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने उन तस्वीरों को सच माना और उनके आधार पर सेना, सरकार पर सवाल खड़े किए। क्या ये सभी लोग चीन के इशारे पर ये काम कर रहे थे? जहां तक अब चाइनीज इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, वो फिर टारगेट उन्होंने 4 दिनों के टारगेट किए, भारतीय टारगेट्स को, लेकिन एक भी सफल नहीं हुए। अभी जाके चीन को, अगर आप चीन की तरफ से देखें तो उनका डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो उतना सफल नहीं हुआ जितना वो समझते थे कि होगा। तो उन्होंने तो फिर यही बात करनी ही थी अपने एम्बेसीज को कि ठीक है, अगर इस प्रकार की बात चलती रही तो हमारा प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा नहीं। तो क्या करना है, हमने कहना है कि राफेल फेल हो गई और चीन का इक्विपमेंट सफल हुआ। बात तो सिर्फ इतनी थी। हो सकता है कुछ लोग इसमें शुरू में इसको बिलीव कर गए होंगे कि भाई ठीक है, चीन सही कह रहा है, लेकिन एक बार जब ये जो डिफेंस एनालिस्ट हैं पूरी दुनिया के, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग बोलेंगे हम तो मोटिवेटेड है, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि इसका नतीजा जो है, ये चीन का इक्विपमेंट मेजर अप नहीं हुआ।
सिर्फ ये बात है। और ये चीन के लिए एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत झटका सा लगा है, क्योंकि अभी ये बैटल टेस्टेड है। तो उनकी तरफ से तो फिर कोशिश होगी ही अपनी एम्बेसीज को बोलना कि इस प्रकार की बात करे और अपना इक्विपमेंट को प्रमोट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें अभी सफल होंगे। यानी एक बात बिल्कुल तय है कि चीन ये जान चुका था कि असल युद्ध के मैदान में जब उसका मुकाबला रफाल से हुआ, भारत ने जिन रफाल से हमला किया तो उसके तमाम जो प्लेन्स थे वो नाकाम साबित हुए, और ऐसे में उसने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा, क्योंकि फिर उसके हथियार खरीदता कौन। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने रफाल को बदनाम करने की साजिश क्यों की थी? जवाब, हथियार बेचने की प्रतियोगिता, कंपटीशन। दरअसल रक्षा क्षेत्र में फ्रांस एक बड़ा कारोबारी देश है। खासकर राफेल के जरिए वो एशियाई देशों में अपने रणनीतिक संबंध मजबूत बना रहा है। पूरे एशिया में अगर आप देखें, फ्रांस ने 8 देशों को राफेल बेचे हैं। इसमें मिस्र है, इजिप्ट, भारत, कतार, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई, सर्बिया, इंडोनेशिया, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। वो अभी तक 533 राफेल बेच चुका है, जिनमें से 323 डिलीवर हो चुके हैं। आप ये देखिए कि जिन 8 देशों को फ्रांस ने राफेल बेचे हैं, उसमें से 4 देश तो एशिया के हैं। युद्ध के मैदान में राफेल की क्षमताओं को पूरी दुनिया ने देखा है, और एशियाई देशों में भी राफेल खरीदने का एक क्रेज है। चीन एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व चाहता है, और वो यही चाहता है कि एशियाई देश उसके बनाए हुए हथियार खरीदें। लेकिन असल युद्ध के मैदान में क्या हुआ? वो फ्लॉप साबित हुआ। इसीलिए चीन की योजना थी भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए राफेल को कमजोर बताना, ताकि एशियाई देश चाइनीज फाइटर जेट खरीदे। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया। फ्रांस खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि चीन ने अपने फेक कैंपेन के जरिए इंडोनेशिया में राफेल के खिलाफ माहौल बनाया और अपने फाइटर जेट बेचने की कोशिश की। दरअसल इंडोनेशिया ने साल 2022 में फ्रेंच कंपनी दसॉ को 42 राफेल का ऑर्डर दिया था, और इसी साल मई में 18 और राफेल खरीदने की तैयारी कर रहा था। अब चीन यहीं पर आता है। मई में ही भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया, और चीन के लिए यह युद्ध राफेल को बदनाम करने का एक बड़ा मौका था। भारत के पास सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल है, और चीन को पता था कि भारत राफेल का इस्तेमाल जरूर करेगा। इसीलिए चीन ने राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार का पूरा प्लान तैयार किया, और इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। एक ही झूठ बार बार यहां से वहां से बोला जा रहा था। हालांकि फ्रांस की खुफिया एजेंसी के दावों को चीन ने खारिज कर दिया है। उसने इस मामले में कोई जानकारी ना होने की बात कह दी है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, एक ही झूठ था राफेल को लेकर, जो चीन ने प्रोपेगेंडा के जरिए अपने एम्बसीज के जरिए अलग अलग देशों में फैलाया। वही झूठ बार बार पाकिस्तान बोलता रहा, और फिर वही झूठ देश के अंदर एक बड़ा तबका फैलाता रहा। और अब ब्लैक एंड व्हाइट में बिलावल भुट्टो के उस बयान की बात करेंगे, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर डरे हुए हैं, क्योंकि बिलावल ने बहस छेड़ दी है, जिसके जिक्र भर से पाकिस्तान के जिहादी अंदर तक कांप जाते हैं। असल में बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंप देंगे। क्योंकि ये ग्लोबल आतंकी है। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि अगर भारत सबूत दे तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकी को भारत को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बिलावल पूरी तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बार कई बार पाकिस्तान के एक आतंकी का सबूत पाकिस्तान को दिया है, लिस्ट दी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिलावल के इस बयान से कैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद का हलक सूख गया होगा। अब सवाल यह है कि बिलावल इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान को यह मैसेज चला गया कि आतंकियों को भारत को सौंपने के अलावा उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनको भारत को सौंप सकता है? ऐसा हो गया तो फिर बात ही क्या है? वैसे तो ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसा रोग स्टेट बन चुका है जो पूरी तरह से जिहादी है। वहां क्या नेता, क्या फौजी, क्या आम आदमी, सबकी सोच एक तरह की हो गई। आपने देखा
वहाँ के फिल्म स्टार्स, वहाँ के आम लोग सड़कों पर निकल के भारत के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे। बिलावल अगर को पाकिस्तान का वजीर आजम बन भी गया, वो भी अपनी फौज के अंदर ही काम करेगा। और फौज कभी ये चाहेगी ही नहीं कि वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपे, क्योंकि ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल देंगे। ये आतंकी बता देंगे कि कैसे पाकिस्तान की फौज उनको ट्रेनिंग देती है, पैसे देती है, भारत पर आतंकवादी हमले करवाती है। लेकिन फिलहाल तो बिलावल के इस बयान के बाद खूब हंगामा मचा है। बिलावल ने कहा कि अगर भारत सबूत दे तो पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने को तैयार है। हाफिज का बेटा तलहा सईद कह रहा है कि बिलावल का यह बयान पाकिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ है। अब लीजिए, पाल के आप ही ने रखा है तो फिर झेलिए। क्या कोई नेता अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है? ये पूछ रहे तलहा सईद, जवाब दीजिए मिस्टर भुट्टो। इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि हाफिज सईद इस वक्त जेल में बंद है और मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। इस पर तलहा सईद का कहना है कि बिलावल पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत कर रहा है। बिलावल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भारत पर कोई आतंकी हमला नहीं किया है। इस पर तलहा सईद कह रहा है कि हाफिज सईद का कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। आप भी सुनिए बिलावल भुट्टो और हाफिज सईद के आतंकी बेटे के बीच में कैसे जुबानी जंग चल रही है। हमने तो आपको बता दिया कि बिलावल चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आगे हम बिलावल को वो सबूत भी आपको बताएंगे जो वो मांग रहे हैं। सोचिए, ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी खुलकर चुनौती दे रहा है। और हम तो लंबे वक्त से आपको बता और दिखा रहे हैं कि अब बिलावल भुट्टो की हैसियत राजनीति में एक जोकर, एक मीम बनने लायक शख्स के अलावा रह नहीं गई है। भारत तो बहुत लंबे वक्त से हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग कर ही रहा है। दोनों ने भारत की धरती पर ना जाने कितने आतंकी हमले किए हैं। बिलावल भुट्टो भले ही इनके खिलाफ सबूत मांग रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने एक बार नहीं, पाकिस्तान को कई बार इन दोनों के सबूत दिए हैं। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे इन दोनों आतंकियों को भारत को सौंपेगा? इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये वही शख्स है जो आधी रात में कौन हमले, मतलब ये मीम बनाने के लायक ही रह गया है। वो शख्स जिसकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार ये आतंकी थे, बिना किसी संधि के भी क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि एक देश किसी भी अपराधी को किसी दूसरे देश को सौंप सकता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे डबल क्रिमिनलिटी, यानी कि जो अपराध भारत में किया हो वही पाकिस्तान में भी अपराध ही माने जाते हैं। दूसरा है रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता। मतलब यह है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे अगर तुम हमारे लिए ये करो, रेसिप्रोसिटी। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा ही नहीं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। अब इसका सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इसमें नियम से ज्यादा नियत की बात है। सिद्धांत तो ये कहता है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर निर्दोषों का खून बहाते हैं, उन्हें पाकिस्तान को भी आतंकी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा क्यों? ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज पर तो कार्रवाई की, लेकिन मसूद पर कुछ नहीं किया। और देखिए, अगर ऐसा वो करते हैं तो ये जो पूरे आतंकी सरगनाओं का हुजूम उन्होंने पाल कर रखा है, वो सारे के सारे जिहादी इन नेताओं की क्या हालत करेंगे आप सोचिए। हाफिज सईद 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हाफिज के मास्टरमाइंड होने के कई सबूत दिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हाफिज सईद उल्टा पाकिस्तान से भारत को लगातार धमकियां देता रहा। इसके बाद जब इंटरनेशनल दबाव पड़ा तो टेरर फंडिंग के केस में हाफिज को 33 साल की सजा। दावा है कि वो 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि वो जेल में नहीं बल्कि बाकायदा ISI की सुरक्षा में बहुत बढ़िया जीवन आराम से जी रहा है। दूसरा आतंकी मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का हेड, वो भारत में 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट हमले, 2019 के पुलवामा हमले, इन तमाम आतंकी हमलों में शामिल रहा। संयुक्त राष्ट्र ने उसे 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। लेकिन बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पता नहीं मसूद अजहर कहां है, हो सकता है वो अफगानिस्तान में हो। न सिर्फ राजनीति के एक बेहद कच्चे खिलाड़ी साबित होते हुए दिख रहे हैं बिलावल भुट्टो, बल्कि ऐसी ऐसी बातें कह दे रहे हैं इंटरव्यू में जिसकी वजह से शायद आने वाले वक्त में ये जिहादी समूह अपने देश के ही अंदर
उनके गले को दबोचने के लिए पहुंच जाएगा। वैसे आपने सुना ये कभी होगा नहीं, भले ही बिलावल ये बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कभी ऐसा होने देगी, अपने आतंकियों को भारत को सौंपेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, पाकिस्तानी फौज की, उसकी हुकूमत की, आईएसआई की पूरी पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी, जैसे कि अब कर रहा है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के केस में हो रहा है। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी आतंकी है, 26/11 के मुंबई में शामिल था हमले में, उसकी बड़ी भूमिका थी। 17 वर्षों के बाद वो भारत को मिला, प्रत्यर्पण हुआ उसका अमेरिका से, आपको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान से नहीं, ये अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर आया था, क्योंकि ये वहां रह रहा था। और अब जब उससे पूछताछ हो रही है तो वो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है कि पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तहव्वुर हुसैन राणा ने एनआईए की कस्टडी में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। 26/11 आतंकी हमले में राणा की भूमिका को लेकर पूछताछ की गई है। और जो बातें वो बता रहा है, राणा ने यह स्वीकार किया कि 2008 में मुंबई हमलों के दौरान वो मुंबई में मौजूद था और ये भी प्लान का ही हिस्सा था। राणा ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया है कि मुंबई का आतंकी हमला पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर प्लान किया गया था। राणा ने यह भी बताया है कि वो पाकिस्तान आर्मी का एक भरोसेमंद एजेंट था, पाकिस्तान आर्मी का भरोसेमंद एजेंट था। और खलीज जंग के वक्त उसे सऊदी अरब भी भेजा गया था। यानी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ा हुआ था, वो खुद ही बता रहा है। राणा ने यह भी स्वीकारा है कि वो और उसका साथी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर तैयबा के साथ बहुत से ट्रेनिंग सेशंस में शामिल हुए थे। यानी अगर कल को हाफिज सईद या मसूद अजहर को भी भारत को सौंपा जाएगा तो वो भी ऐसे ही खुलासे करेंगे कैसे वो पाकिस्तानी फौज या आईएसआई के परोल पर थे। इसी वजह से पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं करेगा कि इन दोनों आतंकियों को वो भारत को सौंप दे। ये सुसाइड के बराबर होगा। वैसे पाकिस्तान से खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत जल्द वहां सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। खबर है कि पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बन सकता है। और यहाँ पर तो अनेकों उदाहरण रहे हैं। वैसे भी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को, जिसे बूट पॉलिश पीएम कहा जाता है, उसको खाने पर तक नहीं बुलाया तो किसको? आसिम मुनीर को। बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। शहबाज शरीफ की सरकार को चलाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने यही शर्त रखी थी कि राष्ट्रपति मुझे बनाओ तो सरकार को समर्थन कर दूंगा। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान के जिहादी जनरल का जरदारी से मन भर गया है और वो बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अपनी रिटायरमेंट का प्लान देख रहा है। वो पहले ही आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल तो बन ही चुका है, अभी भी सरकार वही चला रहा है। भारत के खिलाफ कहाँ हमला करवाना है, कब करवाना है, अमेरिका में जाकर कौन सी डील करनी है, डोनाल्ड ट्रंप को कौन से फायदे देने हैं, पाकिस्तान के नाम पर कौन सा सौदा करना है, मुस्लिम देशों को बेचना है, पाकिस्तान के कौन से बेसिस देने हैं, ये सब आसिम मुनीर तय करता है। लेकिन ये सब तो हो गया, अब आगे क्या? आगे वो कैसे पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रह सकता है? माना जा रहा है कि मुनीर इसी का इंतजाम कर रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान और आसिम मुनीर कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला है नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है कि वो आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत, देखिए, भारत जिस भी मंच पर जाता है वहां पाकिस्तान को एक्सपोज करता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सांसदों को पूरी दुनिया में भेजा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस भी इंटरनेशनल मंच पर जा रहे हैं वहां पाकिस्तान का पूरी तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं। भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि जिस भी मंच पर वो जाए पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को पूरी दुनिया में बताया जाए। पहले क्वाड के मंच पर यही हुआ, अब भारत ने ब्रिक्स के मंच से यह इंश्योर किया कि जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगांव के आतंकी हमले की निंदा हो। और यह जॉइंट डिक्लेरेशन बहुत अहम होता है। इसी से तय होता है कि किन बातों पर विश्व की बड़ी शक्तियों ने अपना समर्थन दिखाया है, क्योंकि ये लिखित होता है। ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हम किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो किसी ने भी कहीं भी की हो। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए। हम आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को और ज्यादा दृढ़ करते हैं, चाहे वो आतंकवादियों का बॉर्डर पार करके आना होगा या उन्हें सुरक्षित पनाहगाह देना और आतंकवाद की फाइनेंसिंग करना, पैसे देना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस सम्मेलन में अपने भाषण का खास जोर
आतंकवाद पर दिया। दुनिया को यह समझाया कि पहलगाम का आतंकी हमला भारत ही नहीं बल्कि इंसानियत पर चोट है। यह भी कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. लेकिन अब असल समस्या यह भी हो गई है कि ब्रिक्स में शामिल तमाम देशों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधी धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए। इसमें वो किसी को भी छूट नहीं देंगे। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को इन देशों को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अमेरिका ब्रिक्स से इतना क्यों डरा है? किस बात का डर लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? क्या उन्हें यह लग रहा है कि यह संगठन आने वाले वक्त में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की बादशाहत को खत्म कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का यही डर है, क्योंकि ब्रिक्स सीधे अब G7 जैसे संगठन को टक्कर दे रहा है। 2001 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। लेकिन अब यह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक ऐसा समूह है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन के अलावा अब साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन की तुलना अब सीधा G7 से हो रही है। जरा दोनों संगठनों की तुलना करके देख लेते हैं। अगर आबादी की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल देशों की आबादी दुनिया की 45% आबादी है, करीब 350 करोड़, जबकि G7 के देशों की आबादी सिर्फ 10%, 80 करोड़। जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स के देशों की जीडीपी है 35% और G7 के देशों की जीडीपी है 47%। यहां पर वो आगे है। क्षेत्रफल की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल देशों का क्षेत्रफल दुनिया का 36% है, जबकि G7 के देशों का 15%। यहां पर भी वो पीछे। असल में पिछले साल ब्रिक्स की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स की एक सिंबॉलिक करेंसी की झलक दुनिया को दिखाई थी। अब ट्रंप को लग रहा है कि अगर ब्रिक्स देशों ने इस करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर उनके डॉलर को कौन पूछेगा? और यही है डोनाल्ड ट्रंप के डर की सबसे बड़ी वजह। बात जरा चीन की अलग से कर लेते हैं, क्योंकि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता जाने वाली है? चीन से जो खबरें मिल रही हैं उससे लग रहा है कि शी जिनपिंग का टाइम खत्म होने वाला है। शी जिनपिंग कई महत्वपूर्ण मौकों पर गायब रहे, यहां तक कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील नहीं पहुंचे। सत्ता संभालने के बाद यह पहली बार है जब उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग की शक्तियां भी कम की जाने लगी हैं और इसीलिए सवाल उठते हैं कि क्या 71 साल के शी जिनपिंग को लेकर चीन में कुछ बड़ा हो रहा है। 30 जून को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 24 सदस्यों वाली पॉलिट ब्यूरो की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में शी जिनपिंग से उनके कई शक्तियां वापस ले ली गईं। ये शक्तियां शी जिनपिंग के पॉलिट ब्यूरो से उस वक्त छीनी थी। पॉलिट ब्यूरो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर, जो आप कहते हैं कॉकस, इकाई मानी जाती है। पॉलिट ब्यूरो की कई शक्तियों को शी जिनपिंग ने ही अपने कार्यकाल में छीन लिया था। पॉलिट ब्यूरो को बहुत इनफेक्टिव, मतलब कमजोर बना दिया था। लेकिन अब पासा पलट गया है। अब शी जिनपिंग की शक्तियां कम की गई हैं और पॉलिट ब्यूरो मजबूत हो रहा है। इसी वजह से अंदाजा लगाया गया है कि चीन में शी जिनपिंग को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी तो नहीं चल रही। शी जिनपिंग को माओ के बाद सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माना जाता है। सोचिए, ये ताकत उन्होंने सत्ता में आने के तुरंत बाद हासिल करनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने अपने करीबियों को पार्टी के में जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट थे, महत्वपूर्ण पद थे, उन पर बिठा दिया।
उन्होंने 2013 में एक एंटी करप्शन ड्राइव चलाई थी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को एक बार में टारगेट कर करके निपटा दिया, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के नाम पर। धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और पॉलिट ब्यूरो से अपने विरोधियों को साफ कर दिया था। आप सोचिए कि शी जिनपिंग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अभी 2 वर्ष पहले साल 2023 में उन्होंने राष्ट्रपति पद को लेकर एक खास नियम में बदलाव कर दिया था। इस नियम के तहत चीन का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता था, लेकिन शी जिनपिंग ने नियम को रद्द करके आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर लिया। दुनिया को लगता है कि चीन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और लोग अपनी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। चीन में कोविड के बाद हालात खराब होते गए। चीन इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अमेरिका से ट्रेड वॉर ने चीन की स्थिति को ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त बुरी स्थिति में है और ये खबरें तो पिछले कई महीनों से चल रही हैं। रियल एस्टेट उनका डूब रहा है, बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए चीन के आम लोग ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी शी जिनपिंग को लेकर एक गुस्सा आ गया है। उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार ठीक से चला ही नहीं रहे। कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। वर्ष 2018 में चीन की आर्थिक विकास दर 6.6% थी, लेकिन 2024 आते आते यही आर्थिक विकास दर 4.7% थी। इस वक्त शी जिनपिंग को लेकर 2 तरह की बातें चल रही हैं। पहली ये कि उन्हें हटाए जाने की तैयारी है, दूसरी ये कि वो खुद ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि चीन के हालात खराब हो रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये उनको एक नाकाम राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाए। इसीलिए ऐसा माहौल तैयार किया गया है जिससे शी जिनपिंग सम्मानजनक रूप से अपना पद किसी और को दे सकें और विदाई ले सकें। और अब अन्य खबरों का रुख करेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की भारत के नजरिए से अगर आप देखिए तो यही है, आपको देश भर में मुहर्रम के वो धार्मिक जुलूस दिखाएंगे जो मातम की तस्वीरों में से ज्यादा हिंसा, उपद्रव, तनाव, हादसे, हत्या जैसी घटनाओं के लिए चर्चाओं में। मौका मुहर्रम पर ताजिया निकालने का था और माहौल गम का था, लेकिन एक समुदाय का ये गम कई दूसरे लोगों को भी गम और तनाव दे गया। मुहर्रम के जुलूस में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में कई जगह हिंसा हुई। कई ऐसे लोग जिनका इस जुलूस से कोई मतलब नहीं था, वो भी इस हिंसा की चपेट में आए। कई जगह अराजक तत्वों ने जमकर उपद्रव मचाया। वास्तव में ये मौका इमाम हुसैन की शहादत को याद करने, गम मनाने और अफसोस जताने का था, लेकिन कुछ लोगों ने इससे शक्ति प्रदर्शन का आयोजन बना दिया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उज्जैन की है। मुहर्रम का जुलूस निकलना तय हुआ था। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस जुलूस का रास्ता तय किया और ये माहौल ना बिगड़े इसलिए यह भी तय किया था कि जुलूस किस रास्ते से जाएगी, कहां पर मामला बिगड़ सकता है। जिस रास्ते से नहीं जाना था, प्रॉपर बैरिकेडिंग, आप देखिए वीडियो की शुरुआत, प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई थी, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस बल तैनात ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। लेकिन जुलूस में मौजूद कुछ अराजक तत्वों की जिद थी कि जुलूस तो उसी रास्ते से निकले, चाहे उसके लिए बैरिकेडिंग ही क्यों ना तोड़नी पड़े। जबकि इस रास्ते से 2018 के बाद से कभी भी मुहर्रम का जुलूस निकला ही नहीं था, लेकिन वहीं जाना है जहां बैरिकेड लगे। वास्तव में कुछ लोग मुहर्रम के गम में डूबने के बजाय अपने संख्या बल, भीड़ के गुरूर में चूर थे और उन्होंने वही किया जो वो सोच कर आए थे। जब जुलूस गीता कॉलोनी की ओर बढ़ने लगा तो उन्मादियों ने ताजिया बैरिकेडिंग की ओर घुमा दिया। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो जबरन बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। हालात बिगड़ गए। बैरिकेडिंग गिरने की वजह से कई पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए। माहौल खराब होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया जो माहौल बिगाड़ना चाहते थे। उज्जैन की ये तस्वीरें तो मात्र एक सैंपल है। मुहर्रम पर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में मचा है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम का जुलूस हिंसा और बवाल में बदल गया। जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवी अचानक से हिंसक हो उठे। उन्होंने जुलूस देख रहे लोगों पर भी पथराव किया। पथराव में कई मकानों, वाहनों को नुकसान पहुंचा। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। कई पुलिस वाले तो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई। इस बवाल के दौरान उपद्रवियों ने महावीर मंदिर को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। कटिहार में माहौल बिगड़ने की वजह से इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। देखिए
कटिहार की ये तस्वीरें आपने देखी है। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक पुलिसकर्मी अमित कुमार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रब्बानी को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा की एक और घटना में जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जुलूस में शामिल ताजिया को भी तोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि दोनों ही गुटों में शामिल लोग इस्लाम धर्म को ही मानते थे और वो आपस में ही भिड़ गए। बिहार के कम से कम 6 जिलों में हिंसा और उपद्रव की घटनाएं हुई। मोतिहारी में मुहर्रम जुलूस के बाद हिंसा हो गई और इससे अजय यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोपी एक बड़े ग्रुप में थे और मुहर्रम जुलूस से वो लौट रहे थे। उनके पास तलवारें थी, लाठी डंडे सब कुछ था, क्योंकि इसकी इजाजत मिलती है मुहर्रम में ताजिए में। रास्ते में उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें कई लोग घायल हो गए और अजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। यह है कि शहर शहर ये हंगामा क्यों मचा? एक समुदाय का जुलूस जिसमें एक दूसरे का दुख बांटना था, मातम मनाना था। वहां ना कोई आपको रोकने वाला है ना टोकने वाला है। सिर्फ आपको कानून के दायरे में अपनी मान्यताओं का पालन करना है। आपको रास्ता भी दिया जाता है, हथियार भी लेकर रूट पर चलने दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसा कौन सा जुनून है जो लोगों को मातम में भी पत्थर उठाने पर मजबूर कर देता है? ये कैसी जिद है जो कानून तोड़कर एक खास गली में जाने को मजबूर करती है? वहीं जाना है, बैरिकेडिंग से जिस गली को रोका है उधर ही जाना है। कौन सा फितूर है जो पुलिस और कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग देखते हुए उन पर हमला करने के लिए उकसा देता है? और ऐसी कौन सी दिक्कत है जो दूसरे समुदाय के लोग उनके घर या धार्मिक स्थल देखते ही हिंसा के लिए उकसा देती है? मुहर्रम के इन जुलूस में एक अलग पैटर्न देखने को मिला। वो था सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ताजिया बनाने का जुनून। देश के अलग अलग शहरों में ऊंचे ऊंचे ताजिए बनाए गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सीधा मुकाबला फ्रांस के आईफिल टावर से था, या फिर मातम मनाने के बाद से ज्यादा उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना था। मतलब एक जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन आपस में ही लग गया था कि सबसे ज्यादा उत्पाती कौन बनता है। सोचिए, इस देश में जन्माष्टमी पर दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी, इसके लिए कोर्ट का निर्देश है। लेकिन ताजिए बिजली की हाई टेंशन लाइन को भी छू सकते हैं। वहां पर कोई मापदंड नहीं है। इसका अंजाम क्या हुआ वो आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी, ये देखिए, बरेली, नवादा, दरभंगा जैसे कई शहरों में ये ताजिए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। किसी में करंट दौड़ गया, किसी में आग लग गई, कई लोगों के ऊपर जा गिरा, जिसमें कई लोगों के घायल होने के साथ जान जाने की घटनाएं भी हुई। सोचिए, यहां मातम मनाने आए कुछ लोगों की जिंदगी भर का उनको मातम मिल गया। आज एक सवाल है कि आखिर ये कैसा गम और मातम जो दूसरे लोगों को भी दुख दे सकता है, उन पर पथराव कर सकता है, चाकू चला सकता है? क्या आपने सोचा कि ये इस बार मुहर्रम पर बवाल और हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में क्यों हुई? क्या इस तनाव के पीछे चुनाव है? बड़ी बात यह है कि जाति की राजनीति करने वाले कुछ लोग इस बवाल में अजय यादव की हत्या पर मौन साधे हुए। आज एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ताजिए को पूरी श्रद्धा से नमस्कार कर रही हैं, ताजिए का स्वागत कर रही हैं। लालू यादव भी श्रद्धा भाव से ताजिया और लोगों के करतब देख रहे हैं। ये सर्वधर्म समभाव की तस्वीरें हैं, सबकी आस्था के सम्मान की तस्वीरें हैं। इनका स्वागत होना चाहिए। ये देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत अच्छी बात है कि लालू यादव और उनके परिवार को यहाँ कुछ भी फालतू नहीं लगा। बस उन्हें सवाल ये पूछा जाता है कि महाकुंभ पर ऐसा गुस्सा क्यों? अब देखिए, उन्होंने कहा था कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ फालतू है। हो सकता है कि ताजिए में इतनी हिंसा होने के बाद भी ना तो लालू प्रसाद यादव को ना उनके परिवार को इसमें कुछ भी गलत दिखता हो। इस बात का भी सम्मान किया जा सकता है, लेकिन कुंभ का अपमान क्यों? बिहार से ही जुड़ी अगली खबर। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना होता है, लेकिन बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर ही चुनाव की रणभेरी बजती दिख रही है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने चुनाव आयोग पर हमले के लिए जिस शब्द को चुना है वो है वोटबंदी। ये संग्राम क्या है वोटबंदी का, क्यों है, आगे बताऊंगी। वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के इस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद क्या है, इसे भी समझाऊंगी। लेकिन वोटबंदी शब्द से एक और शब्द आपको याद आ रहा होगा, मैं बता देती हूं, नोटबंदी।
नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, उस पर विपक्ष ने हल्ला बोला था। नोटबंदी को विपक्ष आज तक भूला नहीं, लेकिन नोटबंदी के ठीक बाद हुए 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक किसी चुनाव में नोटबंदी का कोई सीधा असर पड़ा नहीं। अब बिहार में वोटबंदी के आरोपों पर विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम करने का फैसला कर लिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे। 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। और अब आइए आपको बताती हूं कि एसआईआर को लेकर ये पूरा हंगामा आखिर है क्या। 2003 के बाद पहली बार इलेक्शन कमीशन ने बिहार से एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर जो आप देख रहे होंगे वो कर रहे हैं। जिन वोटर्स का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उन्हें दोबारा दस्तावेज देना है। इसके बड़े लक्ष्यों में शामिल है अवैध घुसपैठिए, इलीगल इमिग्रेंट्स। अवैध घुसपैठियों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाना है। साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर हुए पलायन की वजह से वोटर लिस्ट में सुधार करना है। इसके अलावा नए मतदाताओं का नाम जोड़ना और मृत व्यक्तियों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाना है। अब भला कोई पूछे कि इसमें ऐतराज क्या है, तो ऐतराज ये है कि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐन पहले जो प्रक्रिया शुरू की है उससे करोड़ों वोटरों के नाम कट जाएंगे। आपको याद होगा ये बातें दिल्ली में भी उठाई गई थी। एसआईआर के तहत फॉर्म जमा करने की यह प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई और 26 जुलाई तक चलेगी। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के पहले यह समय सीमा ही कम है। सबसे बड़ा एतराज यह है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक इस एसआईआर प्रक्रिया में मान्य है, उन्हें विपक्ष के मुताबिक कई जेन्युइन वोटर्स नहीं दे सकते। एसआईआर के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने आधार को इसलिए वोटर आइडेंटिफिकेशन का वैलिड दस्तावेज नहीं माना है क्योंकि आधार नागरिकता या डोमिसाइल यानी निवास का अधिकार नहीं तय करता। आप अपना आधार कार्ड निकाल कर पढ़िए, उस पर साफ साफ लिखा है कि ये आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन आधार को लेकर कैसी तलवारें खींची हैं, इससे समझिए। युवा आरजेडी की तरफ से एक्स में एक पोस्ट डाला गया। पहले कहा आधार आम आदमी का अधिकार, अब कहा आधार वाधार तुम्हारी कोई पहचान नहीं, ये लाओ वो लाओ करना वोट नहीं देने देंगे, तानाशाही इसी का नाम है। वैसे राजनीति होती बड़ी गजब की चीज है। कभी इसी आधार को लागू करने को तानाशाही बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट में आधार को चुनौती दी गई थी। खैर ये विषयांतर हो जाएगा। मुद्दा यह है कि एसआईआर पर आर पार की लड़ाई छिड़ रही है। इससे पहले हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद से राहुल गांधी यही दावा कर रहे थे कि वहां बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम जोड़े गए, इसीलिए हम हारे। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इन्हीं आरोपों के बाद हम एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि कह रहा है कि यह संविधान पर हमला है। ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा 75 लाख वोट बढ़ाए। कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको।